जय हिंद। मेरे चैनल एसआईपी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनवायरनमेंट में जो पढ़ रहे थे चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, उसी को अब फिर आगे करेंगे। टॉपिक वही है, उसमें बहुत सी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको पिछली जो वीडियो बनी थी वो, आज की वीडियो और एक वीडियो और आएगी, तो ये टॉपिक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि आपदा प्रबंधन की जड़ें क्या ऐतिहासिक रूप में जुड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल डिजास्टर मैनेजमेंट केवल अभी की बात नहीं है। अगर हम देखें तो चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरी बात उसी समय कर दी थी, और उनकी सारी बातें आज भी वर्तमान में पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था पहला, तो उसको देख लेंगे आप। जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उसके प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट के वो वीडियो पड़ी मिलेगी आपको, तो पहले आप वो देख लेंगे तो आपको बकायदे फिर ये वीडियो भी समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू किया जाए कि आपदा प्रबंधन क्यों, मतलब नीड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसी क्या आवश्यकता है, क्यों कि आपदा का प्रबंधन करना हो रहा है। तो आइए उसी चीज को समझना है और भारत में आपदा प्रबंधन को भी देखना है। ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा हेडिंग कि आपदा प्रबंधन क्यों, आपदा प्रबंधन क्यों। ठीक है, देखिए मैं तो लिखवा रहा हूं आपको बहुत लंबा चौड़ा 3-4 वीडियो में। पिछली टॉपिक थी, आज की रहेगी, आगे भी एक आए या दो आए, डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। लेकिन आपको लिखना क्या है, मेंस में हर साल एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहां से इस समय आ रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि 200 वर्ड या 300 वर्ड लिखना है। कम लिखना बहुत चैलेंजिंग होता है, इसीलिए मैं आपको इतने बड़े में बताऊंगा। और लिखना है 300 वर्ड 200 वर्ड, तो आप बहुत अच्छे से इसको काट के छोटा कर लीजिएगा। अगर मैं छोटा ही लिखवा देता, उसमें से आप रटते तो मेरी लाइन लिखेंगे आप। आप जब काटेंगे, चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, तो आप अपने विचारों को देंगे, अपने कुछ चीज़ों को मेंशन भी करेंगे, तो इस तरह से आपके अंक बढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा लिख देना आसान है, कम लिखना, कम शब्दों में अपनी बातों को पूरी तरह कह लेना, असली चैलेंज वही होता है। ठीक है, और वही यूपीएससी चाहती है, और जो वैसे लिख पाता है वही क्रैक करता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रहे कि जब हम पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ों को हटाना है, किस चीज़ों को ऐड करना है, सब चीज़ आपको जानकारी रहे। तो आपदा प्रबंधन हम भाई क्यों करें? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम इसलिए करें, संकट का सामना करना, संकट का सामना करने के लिए। ठीक, पहली बात तो ये होगी, हम इसलिए करेंगे संकट का सामना करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका फिर हमारा संकट पर काबू करने के लिए, संकट पर काबू करने के लिए। ठीक है, और फिर होगा समाधान ढूंढने के लिए। अब उसका समाधान भी तो खोजा जाए, समाधान ढूंढने के लिए। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्यों, इस कारण से। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। अब देखिए, संकट का सामना करना, संकट पर काबू करना, समाधान ढूंढना एक प्रक्रिया है आपदा की। मेरे साथ बनाइएगा। जैसे आपदा आती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सोचिए। मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी बन गए, डीएम बने हैं, और कहीं बहुत भारी आपदा आ गई। पर आपको बताया था ना, आपदा का जो क्वेश्चन आएगा वो चक्रवात, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी सब भूल जाइए। अब प्रेजेंट में क्या आ रहा है, जैविक आपदा, जैसे कोविड-19 आया था। ठीक है, रासायनिक आपदा, ठीक, केमिकल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, औद्योगिक आपदा, फिर आपका टेररिज्म, आतंकवाद सबसे बड़ी आपदा, पोल्यूशन सबसे बड़ी आपदा। ठीक है, ये सब सोचिए आपदा है। लड़के हमेशा भूल जाते हैं पोल्यूशन को और आतंकवाद को। ठीक है, शहर की आग। तो अब तो प्रेजेंट टाइम को लेकर क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर आपसे सीधे पहले बार ये पूछे कोई इंटरव्यू में भी कि आपदा आने के बाद तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है आदमी। ठीक है ना, आपदा, रिस्पॉन्स को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रिया, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ मिलते चलिएगा। डिजास्टर तो अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स रहेगा भाई, कि जो लोग पहले दबे हैं, बचे हैं अभी जिंदा, उनको पहले हम बाहर निकाल के सही जगह पे उनको पहुंचाएं, अलग करें उससे। भूकंप आके बिल्डिंग गिर गया, बहुत लोग मरे, लेकिन कुछ जिंदा भी तो है, तो निकाले और उनको बाहर लेके बैठाएं। पहली बात तो ये करेंगे, उनको सेफ जगह कर दिए, रिस्पॉन्स। तो आपदा अनुक्रिया। फिर क्या करेंगे, फिर पुनरुत्थान। अब देख लिए कि ये लोग बेचारे सही सलामत बच गए हैं, तो रिकवरी, इनका क्या कुछ नुकसान हुआ उस चीज को हम करेंगे। फिर क्या करेंगे,
फिर जहां पे जो चीज बिल्डिंग गिरी, सड़क टूटा, नहर था, गांव शहर सब मानिए, तो वहां फिर डेवलपमेंट करेंगे। आपदा के बाद की क्रिया है सब, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो डिजास्टर रिस्पॉन्स, रिकवरी, डेवलपमेंट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, न्यूनीकरण, जिसे बोलते हैं मिटिगेशन, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या करते हैं, तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, कि अब कोई आपदा अगर आती है तो हम उससे निपटने के लिए कैसे तैयार रहें, ठीक। तो ये एक चार्ट है जिसमें आप, मैं फिर से वही बोल दे रहा हूं, डिजास्टर रिस्पांस, रिकवरी, डेवलपमेंट, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। ये तीन पूरा ऐसे एरो आपका चलेगा। तो ये एक चार्ट है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए। अब आइए आगे आइए। अब देखिए, अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन के चरण, स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, आपदा प्रबंधन के चरण, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो भाई चरण क्या क्या है, तो सबसे पहले हम इसे तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, तीन तरह से हम देखते हैं ना। एक होता है प्री डिजास्टर, जिसे आप बोलते हैं आपदा के पूर्व, लिखते चलिएगा सब साथ में, ये है प्री डिजास्टर, ठीक है, आपदा के पूर्व। एक होता है ड्यूरिंग डिजास्टर, जिसे हम बोलते हैं आपदा के समय या आपदा के साथ, ठीक है। और फिर होता है पोस्ट डिजास्टर, आपदा के बाद। तीन चीजों पे आप लिखेंगे और अपने विचार देंगे। एक तो आपदा के पहले हम क्या करें, आपदा के समय क्या करें, आपदा के बाद क्या करें। अब देखिए, इसको समझने से पहले, पूरी बात लिखाऊंगा तीनों में, उससे पहले यह समझना है कि 2005 के पहले क्या चीजें थी, ठीक है। अगर हम 2005 के पहले देखें तो जो आपदा है ना, कोई बड़ी समस्या के रूप में इसको सरकार सीरियस नहीं लेती थी, ठीक है। तो 2005 से पहले केवल इस भारत में हम तीन प्रकार की आपदा बस देखते थे, तीन प्रकार की आपदा। और वो तीन प्रकार की आपदा क्या थी भाई, नंबर 1 पे था बाढ़, नंबर 2 पे था सूखा, और नंबर 3 पे था दंगे, मतलब दंगा फसाद, ठीक है। तो बाढ़, सूखा, दंगा, यही तीन प्रकार की आपदा थी जिससे लोग आराम से इसी को सोचते थे, वो भी आने के बाद। लेकिन 2002 में और 2004 में आप भी जानते हैं, गुजरात में भूकंप और सुनामी आई, जिससे लोगों का दिमाग हिल गया, और तब समझ में आया कि अगर अब इसके बारे में विचार नहीं करेंगे और अगर इस चीजों के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो आगे भविष्य में धीरे धीरे हम फिर से पतन की तरफ चले जाएंगे। जो डेवलपमेंट करके, विकास करके हम इतना आगे गए हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात किया जाएगा आपदा के पूर्व। तो लगा लीजिए हेडिंग, आपदा के पूर्व, नंबर 1, आपदा के पूर्व, प्री डिजास्टर, ठीक है। ये वो समय है जब संभावित खतरों के जोखिम, जब संभावित खतरों के जोखिम और कमियों का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट में अगर लिखें तो वास्तविक घटना की तैयारी के लिए उठाए गए कदम, वास्तविक घटना की तैयारी के लिए, ठीक है। और नंबर 2, संकट को कम करने या रोकने के लिए, जैसे उदाहरणार्थ भूस्खलन रोकने के लिए वृक्षारोपण, भूस्खलन जो जमीन खिसक जाती है, फट जाती है, भूस्खलन रोकने के लिए वृक्षारोपण, ठीक है। भूस्खलन रोकने के लिए वृक्षारोपण, भूकंप रोधी संरचना का निर्माण, भूकंप रोधी संरचना का निर्माण। जो आप आजकल देख रहे हैं कि जितने भी मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बन रही है, वो सभी कहते हैं कि हम भूकंप रोधी संरचना है, सेंटर ऑफ मास यहाँ लागू होता है,
मतलब वहां पे यही काम सिद्धांत काम करता है। सेंटर ऑफ मास जितना बिल्डिंग ऊपर उतने न्यू के नीचे, ठीक है। तो द्रव्यमान के अंदर सेंटर ऑफ मास बीच में आ गया तो वो बिल्डिंग कितना भूकंप आ जाए गिर नहीं सकती, जैसे पीसा इटली में जो पीसा है उसकी मीनार जो है, पीसा की मीनार, ठीक है, झुकी हुई मीनार जो है। तो ये चीज ठीक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे लिखें, बाढ़ रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए क्या करेंगे भाई, डैम बनाएंगे। फ्लड रोकने के लिए बाढ़ को रोकने के लिए बांध, डैम और सिंचाई व्यवस्था, इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था। फिर सामुदायिक भागीदारी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सामुदायिक भागीदारी, जो कठिन वर्ड रहेगा उसकी इंग्लिश बोल दूंगा। फिर विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली का विकास, विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली, विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली का विकास, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ए रिलायबल वार्निंग सिस्टम, विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली का विकास। फिर जन निकासी व्यवस्था का समुचित रख रखाव, जन निकासी व्यवस्था का समुचित, जन निकासी व्यवस्था का समुचित रख रखाव। सारे पॉइंट लिख चलिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मास इवैक्यूएशन सिस्टम, ठीक है, जन निकासी व्यवस्था का समुचित रख रखाव, ईटीसी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज, जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखे आप कि आपदा के पूर्व भाई क्या करेंगे, वास्तविक घटना की तैयारी के लिए हम कदम उठाएंगे, संकट को कम करने रोकने के कदम उठाएंगे। जैसे उसमें क्या है, भूस्खलन रोकने के लिए हम वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे जितना, तो पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं, अंदर तक जाती हैं जमीन के और बांध देती हैं अंदर से ही, जमीन को लॉक कर देती हैं लैंड को। तो अब वहां पे भूस्खलन नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही भूकंप रोधी संरचना का हम निर्माण करेंगे, सेंटर ऑफ मास सिद्धांत यहाँ लागू होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, बनाएंगे, इरिगेशन सिस्टम। उसके बाद सामुदायिक भागीदारी करेंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा हमारा, विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली का विकास होगा, जन निकासी व्यवस्था का समुचित रख रखाव होगा, मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मास इवैक्यूएशन सिस्टम। तो इतनी चीजें हम आपदा के पूर्व कर लें तो बेहतर होगा। फिर बात आएगी तब आपदा के साथ, तो आइए लिखिएगा, आपदा के साथ, ड्यूरिंग डिजास्टर, आपदा के साथ, ठीक है। ये आप चरण लिख रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो आइए लिखिए, जब कोई संकट वास्तव में घटित होता है, जब कोई संकट वास्तव में घटित होता है तो, घटित होता है तो प्रभावित लोगों के दुख और, प्रभावित लोगों के दुख और नुकसान को कम करने के लिए, दुख और नुकसान को कम करने के लिए, कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, इंस्टेंट रिएक्शन, त्वरित प्रतिक्रिया जिसे बोलते हैं इंस्टेंट रिएक्शन की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लिखिए, जैसे नंबर 1 पॉइंट, खतरे के स्थल से निकासी, जिसे बोलेंगे इवैक्यूएशन, ठीक है, खतरे के स्थल से निकासी। नंबर 2 पॉइंट, खोज और बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, बुनियादी जरूरतों का प्रावधान, बुनियादी जरूरतों का प्रावधान। जैसे बुनियादी जरूरतें क्या है भाई, जैसे आपका भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, रोटी कपड़ा मकान, सुने हैं ना, बस वही, जैसे भोजन, वस्त्र तो वही, रोटी कपड़ा, मकान में आवास, ठीक है, दवाएं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान और औषधि, मेडिसिन बहुत जरूरी है भाई, दवाएं और आवश्यक अन्य उपयोगी वस्तुएं, आवश्यक अन्य
उपयोगी वस्तु। मैं तेज इसलिए लिखता हूं कि आप आराम से साथ में लिख सके और वीडियो लंबी ना हो और राइटिंग समझ में आ जाए, ठीक है। तो भोजन, वस्त्र, आवास, दवाएं और आवश्यक अनुपयोगी वस्तुएं, ये सभी ये क्या है, ये आपदा के समय की बात हो रही है, ठीक है। अब आपदा के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लिखिएगा आपदा के बाद, पोस्ट डिजास्टर, ठीक है। इसमें हम जोखिम और भविष्य के खतरों को कम करने के लिए, जोखिम और भविष्य के खतरों को, जोखिम और भविष्य के खतरों को कम करने के लिए शीघ्र हालात बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए। शीघ्र हालात बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, नंबर 1 पे हो जाएगा पुनर्वास, ठीक। क्या हो जाएगा, नंबर 1 पे पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, दीर्घकालिक बहाली में सहायता के लिए इसमें अंतरिम उपाय के तौर पर अस्थायी सार्वजनिक सुविधाओं, लिख लीजिएगा, अस्थायी सार्वजनिक सुविधाओं और आवास को शामिल किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। फिर नंबर 2 क्या है, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन की बात करें हम, पुनर्निर्माण, ठीक है। नंबर 2 हमारा पुनर्निर्माण। एक तो ये हो गया पुनर्वास, आपदा के बाद की बात हो रही है। दूसरा क्या है, अब पुनर्निर्माण हम करेंगे, ठीक। तो पुनर्निर्माण क्या करेंगे भाई, किस लिए, सतत आजीविका के लिए। सतत आजीविका किसे कहते हैं, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ठीक है। सतत आजीविका के लिए, सतत आजीविका के लिए क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का निर्माण, ठीक है। फिर निवास का निर्माण, निवास आवास, निवास का निर्माण, ठीक है ना। फिर पुनर्सशक्तिकरण, पुनर्सशक्तिकरण जिसे बोलते हैं रीएम्पावरमेंट, रीएम्पावरमेंट, पुनर्सशक्तिकरण, ठीक। हम ये पुनर्निर्माण में कर रहे हैं। फिर कौशल प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण, फिर रोजगार के सुलभ अवसर इत्यादि का प्रबंध करना। रोजगार के, भाई रोजगार चाहिए तभी तो फिर सब चीज चालू हो जाएंगी, तो रोजगार ही चालू कर देंगे तो सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। तो रोजगार के सुलभ अवसर इत्यादि का प्रबंध करना, इत्यादि का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो रोजगार के सुलभ अवसर इत्यादि का प्रबंध करना, और इसके साथ ही दोबारा ऐसी आपदा आने पर उससे बचाव के कदमों का पुनर्निर्धारण करना, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, आप डिजास्टर मैनेजमेंट जो था उसका स्टेज था, चरण थे, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपदा को, मतलब आपदा प्रबंधन को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में कहें तो फैक्टर डिटरमाइनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। तो आइए उसको लिख लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए लिखा जाए कि आपदा प्रबंधन को निर्धारित करने वाले तत्व, आपदा प्रबंधन को निर्धारित करने वाले तत्व, आपदा प्रबंधन को निर्धारित करने वाले तत्व जिसे हम बोलते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए सभी आपदाओं के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, लिख लीजिएगा भाई, सभी आपदाओं के कुछ ना कुछ लक्षण होंगे ही, अलग अलग आपदा है, सभी आपदाओं के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। इसीलिए मैं साथ आपके ये सब लिखता हूं जो बड़ी टॉपिक हैं, जहां से क्वेश्चन मेंस के ज्यादा आते हैं, क्योंकि तभी तो आप सीखेंगे मेंस लिखना।
इसीलिए मैं लिखता हूँ हर चीज, देख रहे हैं ना, ऐसे ही लिखना होता है। और चीजों को मैं इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ कि आप सॉर्ट करें, मैं ही सॉर्ट कर दूं तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सभी आपदाओं के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं जिनका आपदा प्रबंधक द्वारा आपदा प्रबंधक द्वारा अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तथा फिर इन्हीं लक्षणों के आधार पर इन्हीं लक्षणों के आधार पर इन्हीं लक्षणों के आधार पर आपदा प्रबंधन का प्रारूप तय होता है, आपदा प्रबंधन का प्रारूप तय होता है, ठीक है। तो क्या क्या भाई, जैसे पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। जैसे नंबर 1 पॉइंट, आपदा घटना का स्थान, मतलब आपदा के घटना का स्थान, लोकेशन ऑफ डिजास्टर, ठीक। नंबर 2, आपदा घटना का पूर्वानुमान, आपदा घटना का पूर्वानुमान, डिजास्टर फॉरकास्ट, ठीक है। नंबर 3, आपदा की तीव्रता, डिजास्टर इंटेंसिटी, आपदा की तीव्रता, डिजास्टर इंटेंसिटी, ठीक है। फिर नंबर 4, आपदा की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर, आपदा की बारंबारता, ठीक है। नंबर 5, आपदा घटना की समय सीमा, आपदा घटना की समय सीमा, ठीक है, जिसको बोलेंगे डिजास्टर इवेंट टाइमलाइन, ठीक ना। और फिर छठवां और लास्ट, आपदा घटना पर आपदा की घटना पर आपदा घटना पर मानव की नियंत्रणकारी शक्ति, आपदा घटना पर मानव की नियंत्रणकारी शक्ति, मतलब ह्यूमन पावर टू कंट्रोल डिजास्टर, ह्यूमन पावर टू कंट्रोल डिजास्टर, ठीक है। तो ये आपदा प्रबंधन को निर्धारित करने वाले तत्व थे, ठीक ना, मतलब फैक्टर डिटरमाइनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग और अच्छी हो जाएगी, ठीक ना। अब हम बात करेंगे भारत में आपदा प्रबंधन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, डालिएगा हेडिंग, भारत में आपदा प्रबंधन, भारत में आपदा प्रबंधन, ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन डाल लीजिए हेडिंग, फिर अब पानी पी लिया जाए, अब तो गर्मी आ गई है अच्छे से। अब देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जो आपको मैंने बताया कि 2005 से पहले भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत संगठनों एवं नीतियों का विशेष ध्यान आपदा प्रबंधन बाद अर्थात राहत और पुनर्वास तक सीमित होता था, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो मेन बात क्या है कि 2005 के पहले अगर हम देखें तो भारत में आपदा प्रबंधन आपदा के बाद प्रबंधन था, मतलब राहत और पुनर्वास, और वो भी कब, तो ध्यान रखिए आपदा पश्चात, ठीक है ना, पोस्ट डिजास्टर। 2005 के पहले राहत और पुनर्वास तक ही सीमित था आपदा प्रबंधन, यही समझते थे, ठीक। लेकिन 2002 में जो भूकंप आया गुजरात में और 2004 में जो सुनामी, इन दोनों की जो भयावह त्रासदी हुई ना, इसके बाद से सारा दृष्टिकोण ही बदल गया, ठीक है। और उसके बाद भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, ठीक। तो आइए उसको लिखिए, नंबर 1 पॉइंट, आधुनिक समय में आपदा प्रबंधन के नवीन स्वरूप को अपनाने के लिए
आपदा प्रबंधन की नवीन स्वरूप को अपनाने के लिए भारत सरकार ने डेट याद रखिएगा 23 दिसंबर 2005 को 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित कर एक उचित कदम उठाया। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट। तो ये क्या करता है भाई, तो यह आपदा प्रबंधन पर अधिक बल देता है। ये एक्ट, यह आपदा प्रबंधन पर अधिक बल देता है। ठीक है, अगर मेरी स्पीड लिखने की तेज रहेगी, आप मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हैं तेजी से, तो आपके यूट्यूब पे हर चीज़ है, सेटिंग में जाइएगा और मेरी स्पीड को कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह आपदा प्रबंधन पर अधिक बल देता है, जिसमें आपदा की तैयारी, पूर्व चेतावनी, आपदा न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी, आपदा न्यूनीकरण और आपदा रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और आपदा रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और नंबर 3 पॉइंट, इस जो नया नीति बना, पॉलिसी है, इस नई नीति का लक्ष्य, इस नई नीति का लक्ष्य क्या है? सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ठीक, तो अब हम नई नीति और पुरानी नीति में अंतर स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, बीच में लाइन खींचा जाएगा, इधर ओल्ड पॉलिसी, उधर न्यू पॉलिसी। आइए लिखा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बनाइए 2 कॉलम, इधर रहेगी ओल्ड पॉलिसी, जिसे बोलते हैं पुरानी नीति, और इसे बोलेंगे इधर न्यू पॉलिसी, इसे बोलेंगे नई नीति। ठीक है, तो एक अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये भी आराम से आप लिख लेंगे। तो पुरानी नीति में क्या क्या था भाई, पहले इधर लिख लिया जाएगा, फिर इधर लिख लिया जाएगा। तो आपदा के बाद यही था ना, कि जब आपदा के बाद घटना होगी तो हम काम करेंगे। तो आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण पे ये चीज केंद्रित था। आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण पर केंद्रित। ठीक है, फिर नंबर 2 पॉइंट, सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, विकास योजना को सम्मिलित नहीं किया जाता था। अब 3 पॉइंट इधर लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज करेंगे, फिर अंतर इधर इधर। तो याद रखिएगा, इधर पुरानी नीति, इधर नई नीति। तो अब इनमें लिखा जाए, नंबर 1 पॉइंट, आपदा पूर्व तैयारी और प्रबंधन करना, प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट
प्रबंधन करना। ठीक है, फिर नंबर 2 पॉइंट इधर लिखेगी सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, इसमें कम्युनिटी हैंडल करेगी। समुदाय आधारित, भाई एनजीओ भी तो है सरकार के साथ साथ, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ठीक है, और फिर नंबर 3 पॉइंट अब संयुक्त रूप से विकास योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो 3 अंतर आप यहां देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। फिर देखिए यही बना लीजिए, सेम वैसे ही जैसे बनाया गया था। तो इधर न्यू, इधर ओल्ड पॉलिसी। ठीक है, और ये है आपका न्यू पॉलिसी। ठीक, तो ध्यान रखिए 3 पॉइंट हुए। फिर इधर चौथा पॉइंट, योजनाएं जो थी वो सहायता और पुनर्वास के नाम से जानी जाती थी। योजनाएं सहायता और पुनर्वास के नाम से जानी जाती थी, जिनका मूल उद्देश्य आपदा बाद सहायता करना था। ठीक है, अगर हम इधर की बात करें चौथे पॉइंट में, नई पॉलिसी में क्या हुआ भाई, अब इसमें प्रबंधन को जोड़ दिया गया, मैनेजमेंट। अब इसमें प्रबंधन को जोड़ दिया गया। ठीक है, तथा आपदा न्यूनीकरण कार्य को स्पष्ट किया गया, तथा डिजास्टर मिटिगेशन तथा आपदा न्यूनीकरण कार्य को स्पष्ट किया गया। ये तो आप अंतर लिखते ही समझ रहे हैं। ठीक है, फिर 5वां पॉइंट, इधर ओल्ड पॉलिसी में प्रायः पर्यावरण की व्यापक दृष्टि में, प्रायः पर्यावरण की व्यापक दृष्टि में इसे नहीं परखा जाता था। मतलब इसे पर्यावरण की व्यापक दृष्टि में इसे नहीं परखते थे, पर्यावरण के रूप, मतलब पर्यावरण के फॉर्म में लेके, पर्यावरण को लेके ओल्ड पॉलिसी में इस चीज को नहीं जोड़ते थे, आपदा प्रबंधन को। लेकिन नए में क्या हुआ भाई, न्यू पॉलिसी में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को कम करने के लिए, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को कम करने के लिए, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को कम करने के लिए योजनाओं में पर्यावरण, गरीबी, विकास इत्यादि सभी बातों का ध्यान रखा गया, इत्यादि सभी बातों का ध्यान। ठीक है, पुरानी पॉलिसी क्या थी कि पर्यावरण की व्यापक दृष्टि में इसे नहीं परखेंगे, लेकिन नई पॉलिसी क्या कह रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो असुरक्षा उसको कम करने के लिए हम जो हमारे प्लान्स हैं उसमें पर्यावरण, गरीबी और विकास आदि सही बातों का ध्यान हम रखेंगे। ठीक है, फिर 6वां पॉइंट, दोनों तरफ पुरानी और नई नीति में, तो पुरानी नीति में आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी की कमी थी। ठीक है, जिसको बताया ना
कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कमी थी पुरानी नीति में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, नई पॉलिसी क्या कह रही है कि आपदा प्रबंधन में वहां कमी थी, यहाँ सक्रियता बढ़ गई। आपदा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी। ठीक है, यहाँ पर सामुदायिक भागीदारी कमी थी और यहाँ पे निजी क्षेत्र की भागीदारी हो गई। ठीक, 7 पॉइंट, आपदा प्रबंधन में तकनीकी का कम उपयोग किया गया था। लेकिन नई पॉलिसी क्या कह रही है भाई, आपदा प्रबंधन में तकनीकी का उपयोग, आपदा प्रबंधन में तकनीकी का उपयोग। ठीक है, फिर इधर ओल्ड पॉलिसी क्या कह रही है, सभी योजनाएं, जितने भी प्लान है ओल्ड पॉलिसी यही कहती थी, सभी योजनाएं गृह और कृषि मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च स्तर पर होती थी। ठीक है, सभी योजनाएं गृह और कृषि मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च स्तर पर होती थी। लेकिन ये क्या कह रहा है भाई नया पॉलिसी कि इस कार्य के लिए आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इस कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। ठीक, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो देख लीजिए पूरी यहां से, ये आपकी ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी, ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समझ में आई बात कि हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी पुरानी नीति क्या कह रही है और न्यू नीति, नवीन नीति, न्यू पॉलिसी क्या कह रही है, ये अंतर आप बताएंगे तो एक अच्छा आंसर दे पाएंगे। अब बात ये होगी कि भारत में आपदा के लिए क्या कोई संस्थागत ढांचा है, मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर इन इंडिया। ठीक है, ऐसा कोई प्रारूप, तो आइए अब उसी को बनाया जाए, उसी स्ट्रक्चर को। ठीक, तो अब लिखना है आपको कि भारत में आपदा के लिए संस्थागत ढांचा। ठीक है, लिख लीजिएगा, फिर हम लोग पूरी चित्र बनाएंगे यहाँ पे, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे भारत में। और इसी के बाद ये सारा जो मैं स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, ठीक है, उसी पे फिर अगली क्लास पूरी तरह डिपेंड रहेगी और फिर ये टॉपिक आपदा प्रबंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमने आपको पहले बताया था कि हम आपदा के बारे में बात नहीं करेंगे, आपदा के बारे में बात करें, मैं आपको समझा था कि आपदा क्या है, नेचुरल और मैनमेड या ह्यूमन मेड, प्राकृतिक मानव जनित। लेकिन हमें क्या जानना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि ये टॉपिक ईवीएस का है, तो एनवायरमेंट आपदा नहीं पूछ रही, आपदा का प्रबंधन पूछ रही है, तो आपको केवल आपदा का प्रबंधन बताना है। ठीक है, तो वो केंद्र स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, तो डालिए हेडिंग कि भारत में आपदा के लिए संस्थागत ढांचा, भारत में आपदा के लिए संस्थागत ढांचा। ठीक है, भारत में आपदा के लिए संस्थागत ढांचा, जिसमें मैंने बताया आपको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर इन इंडिया इंग्लिश में। ठीक है, अब एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आइए बनाया जाए, और उसी के नीचे पूरी बात होगी, तो इसी की क्लास अगले दिन चलेगी। ठीक है, तो एक होगा सेंट्रल लेवल पे, एक होगा स्टेट लेवल पे और एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, चलिए यही मार्कर लिखा जाए, येलो बाद में किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं केंद्र सरकार। ठीक है, अब इसमें क्या भाई, तो केंद्र सरकार पे देखिए पूरी बात यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगी। अब यहाँ पे जो केंद्र सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भारत में आपदा के लिए जो संस्थागत ढांचा है वो केंद्र स्तर पे क्या है, तो केंद्र सरकार क्या कह रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे जिसे हम बोलते हैं
एनडीएमए, एनडीएमए जो मैंने आपको अभी बताया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, चेयरमैन, इसके अध्यक्ष वो कौन होता है, वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, वैसे इस समय अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और ये एनडीएमए जो है उसको चलाता कौन है, ध्यान दीजिए, अध्यक्ष है पीएम। जैसे जब कोविड-19 आया था तो श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आज रात 8 बजे से पूरे भारत में लॉकडाउन। तो उन्होंने क्या किया, आपदा बहुत बड़ी थी, उन्होंने अनाउंसमेंट की, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने बता दिया अब लॉकडाउन में क्या करना है, किसको बंद करना है, किसको खोलना है, कितने देर खोलना है, कहाँ जाना है, किस आदमी को कहाँ जाना है, ये सब तय करने वाला कौन है, ये अध्यक्ष नहीं करता, अध्यक्ष केवल बताता है। तो वो करने वाला होता है जिसे बोलते हैं एनईसी। ठीक ना, एनईसी। ये एनईसी क्या है भाई, इसी को बोलते हैं, लिख लीजिएगा, नेशनल, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पूरा बना लूंगा, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये है इसका फुल फॉर्म। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति अब ये पूरी चीज हैंडल करती है। ठीक, और इसको हैंडल करने वाला आदमी कौन होता है, एनएसी का, उसे हम बोलते हैं गृह सचिव। ठीक है, गृह सचिव का मतलब जिसे आप बोलते हैं चेयरपर्सन। तो ये है आपका सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आता है जिसे आप बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं राज्य सरकार। ठीक, लिख लीजिएगा, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। अब यहां पे क्या होगा, देखिए सेम चीज जो आपने देखा यहां पे एनडीएम में, यहां पे होता है एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए। ठीक ना, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो नेशनल लेवल पे पीएम और राज्य के स्तर पे सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक, ये अध्यक्ष होते हैं। अब इसे कौन चलाएगा, तो यहां पे एनईसी है, तो यहां पे एसईसी हो जाएगा। ठीक ना, एसईसी, यहां एनईसी, यहां एसईसी। एसईसी का मतलब क्या होगा भाई, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, तो अब बात समझ गए, जो वहां पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, यहां पे राज्य कार्यकारिणी समिति। ठीक है ना, और इसके मुखिया कौन होंगे, वहां गृह सचिव थे, तो यहीं पे होंगे मुख्य सचिव। ठीक है, जिसे आप और हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, मुख्य सचिव। तो ये तो बात हो गई राज्य स्तर पे। अब बात होगी जिला के स्तर पे। ठीक, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं जिला सरकार। ठीक है ना, अब देखिए जिला सरकार, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, अब ये दो चीजों में बटा हुआ है। ठीक ना, दो चीजें क्या भाई, तो एक है आपका पीआरआई, अभी आप समझ जाएंगे, पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक है पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और दूसरा क्या होगा, म्युनिसिपैलिटीज, जिसे बोलते हैं नगर पालिका। ठीक है, तो एक तो हो गया पंचायती राज संस्था, दूसरा हो गया नगर पालिका, और इसको हम क्या बोलते हैं, डीडीएमए, डीडीएमए। फिर आप समझ गए अच्छे से। अब तो यहां पे था एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहां एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद यहां पे है आपका डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यही पे तो क्वेश्चन पूछता है इसी से कि आपदा प्रबंधन में जिलाधिकारी की भूमिका क्या होती है, आपको पूरा, और ये एक आईएएस को हैंडल करना पड़ता है, तो वहां पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा अपने बारे में। ठीक है ना, तो ये बहुत बखूबी पढ़िएगा आप लोग। तो डीडीएमए, तो यहाँ पे आप देखिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो चीजें बटी हैं, एक पीआईआरएस है, दूसरी म्युनिसिपैलिटीज है, नगर पालिका, और यहाँ पे बनाया गया है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डीडीएमए, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो दो लोग होते हैं। ठीक है,
चलाने वाले। एक होगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे आप बोलते हैं जिलाधिकारी, कलेक्टर, आईएएस, ठीक, ये सभी, ना कि आईपीएस, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्स के जो मेन मुखिया होगा, अधिकारी होगा, अध्यक्ष होगा, वो आईपीएस होगा। यहां पे जिले स्तर पे डीएम, ठीक है, तो डीडीएमए का अध्यक्ष डीएम होगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा कौन होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, यहां दो चीजों में पहले ही बटा है, ऊपर ही आप देख लिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पंचायती राज और नगर पालिका, तो पंचायती राज है तो जिला पंचायत अध्यक्ष को करना पड़ेगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष करते क्या है? को डायरेक्टरशिप करते हैं, ये सह अध्यक्ष होते हैं, सह अध्यक्षता। अब बात आपके दिमाग में आएगी कि जब हर जगह एक अध्यक्ष है तो फिर यहाँ पे ये कहे हो गए दो ठो, यहाँ पे सह अध्यक्षता लिखिए, को डायरेक्टरशिप, डीएम जिला पंचायत अध्यक्ष। देख रहे हैं आप कि हर जगह निर्वाचित सदस्य की भूमिका में अध्यक्ष है, यहाँ पीएम है, यहाँ सीएम है, तो डीएम तो निर्वाचित नहीं है ना, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस अधिकारी बना। इसलिए एक बंदा ऐसा चाहिए जो इन्हीं की तरह निर्वाचित हो, इसीलिए जिला पंचायत अध्यक्ष को भी रखा जाता है और ये सह अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए इसी पे आपकी पूरी अगली क्लास चलेगी, ठीक ना। अब मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या होता है, क्या कार्य है, कौन मुखिया, क्या क्या विशेषताएं, वैसे ही राज्य का, वैसे ही जिले का, और फिर जिलाधिकारी की भूमिका, फिर कुछ ऐसे संगठन है, सारी बात हम लोग कर लेंगे, तो ये टॉपिक खत्म होगा। मन लगा के पढ़िए, और जो लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे थे इसकी पिछली वाली टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। फिर जो अगली आएगी तीसरी, इन तीनों को मिला के आपदा प्रबंधन पूरी तरह टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आपका मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स हो गया, और प्रीलिम्स में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं, जो बहुत अच्छे से पूछ जाते हैं, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो मन से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जितने आपके ग्रुप होंगे सभी जगह वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।